वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमें ज़िंदगी में बहुत सी कॉल्स आती हैं। कभी अपने जान पहचान के नंबरों से, तो कभी अनजान नंबरों से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ऐसे नंबरों से कॉल आती है जो उनकी किस्मतें बदलती हैं। या तो उसको अच्छे अल्फाजों में कहें, या ऐसे अल्फाजों में कि किस्मत ने न जाने क्या खेल खेला है हमारे साथ। आज की हमारी ये कहानी भी एक अजीब वाक़ये से जुड़ी है। एक ऐसे लड़के की कहानी जो बहुत सीधा साधा लड़का था। कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट की जॉब करता था। नाइट शिफ्ट में ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे। खामोशी और सुकून की वजह से काम आसान लगता था उसको। नाइट शिफ्ट की आदत हो गई थी। अपने ऑफिस जाता सुकून से अपनी कॉल्स करता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसका सब कुछ बदल गया था। एक रात मौसम काफ़ी ख़राब था। तेज़ हवाएं और तूफ़ानी बारिश का मौसम था। आसिम उस रात लेट ऑफिस पहुंचा और ऑफिस पहुंचते ही उसने अपना काम शुरू करने की तैयारी की। जैसे ही उसने अपना हेडफोन लगाया, उसका सिस्टम पे कॉल शो हो रही थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कॉल के साथ साथ उस वक्त का टाइम भी शो हो रहा था, 1:47। आसिम ने मामूल के हिसाब से कॉल रिसीव करी और बस इतना कहा, अस्सलाम वालेकुम। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सामने से एक औरत की आवाज़ आई जो बहुत रो रही थी और बस इतना ही कह रही थी कि मेरा बेटा कहीं खो गया है। आसिम उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया था, क्योंकि ये कोई कंप्लेन नहीं थी, बल्कि किसी के चीखने की आवाज़ें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीख रहा और चीख चीख के बोल रहा हो। आसिम ने घबराकर पूछा, मैम, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं? कोई इमरजेंसी कॉल करना चाहती हैं आप? आगे से औरत ने बस इतना ही कहा, वो अभी अभी मेरे घर के अंदर ही था, पता नहीं कैसे गायब हो गया। अभी मैं बाहर से अंदर आई तो वो घर के अंदर मौजूद नहीं था। मदद करें आप, प्लीज़ मेरा एड्रेस लिखें। आसिम ने जैसे ही एड्रेस लिखा और सिस्टम में चेक किया तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला उस एड्रेस का। लेकिन उसने अभी तक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की। फिर आवाज़ आने लगी उस औरत की, बाहर मत निकलो, बाहर आग लगी हुई है। और बहुत दर्दनाक आवाज़। आसिम ने समझने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है। ये कोई मेंटल केस तो नहीं, या कोई एक्टिंग भी नहीं लग रही है, क्योंकि आवाज़ में कुछ ऐसी हकीकत उसको लग रही थी। बिलाखिर कॉल कट गई। उसने इस कॉल के बारे में अपने सुपरवाइज़र को बताया और उसके बाद पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस वाले को उस एड्रेस के बारे में भी बताया जो उस औरत ने उनको बताया था। पुलिस वाले पहले चुप रहे। फिर एक आवाज़ आई जिसे आसिम कभी नहीं भूल पाया। ये एड्रेस आज से 10 साल पहले जल गया था। उस रात एक औरत ने अपने बेटे के साथ खुदकुशी कर ली, और तुम कह रहे हो तुम्हें उन्होंने कॉल की थी। आसिम बहुत परेशान हो गया था। उसने फ़ोन का रिकॉर्ड चेक करवाया तो वो कॉल रिकॉर्डेड थी। जैसे ही उसको प्ले किया तो उसमें से सिर्फ कुछ जलने की आवाज़ें आ रही थी और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक बैकग्राउंड में हल्की हल्की चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो, और आग के तड़तड़ाने की आवाज़ें, जैसे वो कुछ जला रही हो। उस रात आसिम घर नहीं गया। वो ऑफिस के एक रूम में सो गया था। लेकिन उसको बार बार उस औरत की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। बारिश का पानी जब ज़मीन पे गिर रहा था तो आसिम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस आवाज़ में भी उस औरत की चिल्लाने की आवाज़ें महसूस हो रही हों। अगली सुबह वो उस एड्रेस पे गया, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कि ऐसा कभी कुछ हुआ भी था या नहीं। वो एक पुरानी सी बस्ती थी और हर तरफ एक उदासी सी थी। हाउस नंबर 17 एक राख की तरह बिखरा हुआ था। दीवारें जली हुई, घर के अंदर की तमाम चीज़ें जली हुई रखी थी। न जाने क्यों आज तक किसी ने उन चीज़ों का हाथ नहीं लगाया। उसने पास के एक चाय वाले से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। चाय वाले ने भी उसको यही कहा कि आज से 10 साल पहले एक औरत यहाँ रहती थी। उसका एक 6 साल का बेटा था। लोग कहते थे वो औरत पागल हो चुकी है। हर वक्त वो यही कहती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे मार देगा, कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर एक दिन उसने अपने घर में आग लगा दी, जिसमें माँ और बेटा दोनों जल के मर गए। बस आसिम ने यह बात सुनी और फौरन अपने ऑफिस जाकर सिस्टम पे कॉल लॉग्स चेक किए, तो वो नंबर अब कहीं भी शो नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वो सारे नंबर मिटा दिए हों। उसने वो नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश करी, मगर उसको वो नंबर कहीं नहीं मिला।
उस रात के बाद आसिम को हर रात उसी टाइम पर उसी नंबर से कॉल आती थी, मगर उसने वो कॉल दोबारा कभी उठाई नहीं। ये सिलसिला रुक नहीं रहा था। बिलाखिर एक दिन उसने हिम्मत करके कॉल उठाई तो उसको वैसी ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार आवाज़ एक बच्चे की थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे एक बच्चा आग के लपेटे में हो और तकलीफ से चिल्ला रहा हो। काफ़ी देर तक ये आवाज़ चलती रही, फिर अचानक कॉल कट गई। उसके बाद फिर उसको कभी कॉल नहीं आई। हैरत की बात यह थी कि जब भी ये कॉल कटती थी तो लिस्ट में से नंबर गायब होता था। आज की ये कहानी ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाना चाहता हूँ जो आज तक मैं कभी भूल नहीं सका। एक दफ़ा मैं बस से सफ़र कर रहा था। सदर से मलिर तक का सफ़र था मेरा। मेरी बस के बराबर वाली सीट पे एक बुज़ुर्ग शख्स आके बैठे। उन्होंने नॉर्मली तरीके से मुझसे सलाम किया। मैंने उनको उनके सलाम का जवाब दिया और फिर खामोशी से बैठे रहे। थोड़ी देर बस चलने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ज़िंदगी बहुत कुछ दिखाती है बेटा। जिसमें मैंने नॉर्मली तरीके उनसे कहा कि सही कह रहे हैं आप। फिर उन्होंने मुझे अपना एक वाकया सुनाया कि वो पहले एम्बुलेंस चलाया करते थे। एक रात उनको एक कंपनी से कॉल आई जिन्होंने उनसे कहा कि एक डेड बॉडी है जिसको अंदरूनी सिंध लेके जाना है। नॉर्मली मैंने उनसे एक रेट फिक्स किए और डेड बॉडी को लेके निकल गया। जैसे ही मैं टूल प्लाजा तक पहुंचा, मेरी एम्बुलेंस अजीब भारी सी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सारा वजन पड़ गया इसके ऊपर। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी और अपनी गाड़ी चलाता रहा। जैसे ही मैंने टूल प्लाजा क्रॉस किया, अचानक ऐसा लगा जैसे गाड़ी में एक धमाका सा हुआ। मैंने गाड़ी को साइड पे रोका और उतर के जब टायर वगैरह चेक किए तो सब नॉर्मल थे। फिर आखिर मैंने अपना सफ़र फिर शुरू कर दिया। थोड़ा और दूर गया, फिर वैसी ब्लास्ट की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था। 10-15 मिनट मजीद गुजरने के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ आके मेरे हाथ पे लगी। मैंने फ़ौरन गाड़ी रोकी और उतर के साइड पे खड़ा हो गया। जब अपने आप को सही तरीके से देखा तो कुछ भी नहीं था। गाड़ी भी बिल्कुल सही थी और मुझे भी कहीं कुछ नहीं चोट लगी थी। अब उन्होंने जाके एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला, लेकिन उनके अंदर जाके देखने की हिम्मत नहीं हुई थी कि कॉफिन में तो कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर तक रोड के एक साइड पे खड़े रहे, एक गाड़ी वहां से गुजरी। उन्होंने उस गाड़ी को रोका और गाड़ी वाले को बताया कि मैं अजीब सा एक परेशानी में हूँ कि मेरी गाड़ी में से अजीब सी आवाज़ आ रही है, लेकिन अकेला हूँ तो सर से हिम्मत नहीं हो रही कि मैं गाड़ी में देखूँ कि क्या मसला है। गाड़ी वाले ने जब उतर के उनके साथ जाके गाड़ी के करीब खड़ा हुआ तो उसने देखा कि एक कॉफिन रखा हुआ है। जिस पर उसने पूछा कि इसमें क्या है। उन्होंने कहा कि इसमें एक डेड बॉडी है जिसको मैं अंदरूनी से लेके जा रहा हूँ। और वो आदमी थोड़ा सा घबराने लगा। फिर आखिर उन्होंने हिम्मत करी और दोनों ने जाके जब अंदर कॉफिन को खोला तो एकदम से उसको बंद करके गाड़ी से बाहर भागे। इतनी देर में कि अचानक दोबारा एक और धमाके की आवाज़ आई। लेकिन मसला ये था, कॉफिन अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, कोई दूसरी ऐसी मूवमेंट नहीं थी। कॉफिन के पास से उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी मुस्तकिल। उस आदमी ने कहा कि जिसकी डेड बॉडी है उनके घर वालों को फ़ोन करें और उनको बोले कि इसको यहाँ से आके लेके जाओ, नहीं तो फिर हम इनको यहीं कहीं दफना देते हैं। उन्होंने उसकी बात मानी और उसके घर वालों को फ़ोन किया कि आपकी जो डेड बॉडी है बंदे की, उसमें से एक अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। या तो आप फ़ौरन यहाँ आके इसको लेके चले जाएं, नहीं तो हम इसको यहीं दफना देंगे। ज़्यादा देर इसको बाहर रखना ठीक नहीं है। जिस पे उसके घर वालों ने कहा कि ठीक है, आप वहीं रुके, हम आते हैं। अभी आवाज़ें मज़ीद तेज़ी से आना शुरू हो चुकी थी। पहले कुछ वक्फे से आ रही थी, लेकिन अब कंटिन्यूसली आवाज़ें शुरू हो चुकी थी। गाड़ी वाले ने एम्बुलेंस वाले से कहा कि मेरी तो यही सलाह है आपके लिए कि अब इसको ज़्यादा देर बाहर ना रखें। पता नहीं वो कब तक आएंगे, उनको कितना टाइम लगेगा, आप दफना दें इनको यहीं पे। हम दोनों ने मिलकर वहाँ एक कब्र खोदी और दफना दिया। वो एक मैदान नुमा जगह थी। अब रात का वक्त था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो हमने उनको वहीं दफना दिया। कुछ घंटे गुजरने के बाद उसके घर वाले आए और उन्होंने कहा कि कहाँ है वो डेड बॉडी। अब तो हमने उनको बता दिया कि हमने उसको दफना दिया। जिस पर उन्होंने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन हमारी मजबूरी ऐसी थी कि हम उसको ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे। जब उन्होंने वजह पूछी कि इतनी भी क्या जल्दी थी आपको, तो हमने उनको बताया कि पूरे रास्ते इस तरीके की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी। और जब हमने कॉफिन खोल के देखा तो उसके सीने के ऊपर एक बिच्छू बैठा हुआ था। वो बिच्छू जब भी उसको डंक मारता तो एक धमाके की आवाज़ आती। इस पर उसने फिर बस आखिर में ये कहा कि मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन था,
उसके अखलाक क्या थे, वो किस तबीयत का मालिक था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ मुकाफात या उनके अमालों की सज़ा बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ये कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, लेकिन शायद ये बात एक अंदर तक घर कर गई है मेरे, जिसको मैं आज तक भूल नहीं सका हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन शख्स था, क्यों आया, क्यों मेरे बराबर बैठा और मुझसे क्यों उसने बातें की। हैरत की बात ये थी कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। फिर कुछ देर के आगे चलने के बाद वो मेरी सीट से उठ गया और कह रहा है कि चलो मैं जा रहा हूँ। अब उसके जाने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बस में नहीं था। लेकिन कन्फ्यूजन ये थी कि बस कहीं रुकी भी नहीं थी कि वो उतर जाए। अल्लाह आलम जाने कौन था। तो इस वाक़े के बाद मैं खैर आपसे यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें और आयतल कुर्सी पढ़ के अपने पे दम किया करें। अपने आसपास के माहौल पे भी आयतल कुर्सी पढ़ के दम किया करें, ताकि अल्लाह पाक आप सबको, मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।